काफी बार मैंने कमेंट में पूछा गया था कि डेल के इस लैपटॉप के बारे में बात करी जाए विद i5 मॉडल। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेल G15 i5 12th जनरेशन का इस लैपटॉप के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। वीडियो के अंदर सब कुछ पता चलेगा कि लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज i7 वाले वेरिएंट वो भी लेटेस्ट जनरेशन के साथ रिव्यू चैनल पे ऑलरेडी है, जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर मोटी पार्टी है तो सस्ते, इधर भाई साहब बजट फ्रेंडली मैं भी है, तुम भी हो। स्टार्ट करते हैं। बहुत अब देखो स्पेसिफिकेशंस जिसके लिए तुम आए हो, मैं भी इधर ही आया हूँ, इसीलिए दुनिया में क्या करने आए हो स्पेसिफिकेशंस लेके जाओगे, ये मैं कहता हूँ मेरा ज्ञान। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर आता है सीपीयू के अंदर इंटेल का Core i5 12500H हाई परफॉर्मेंस। कितनी बार बोल चुके, फिर से सुन लो। साथ में जिस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर आता है एनवीडिया का GeForce RTX 3050। अब भाई जो तुमने पूछा था ऐसा कमेंट में, तुमने प्रोसेसर बोला था जीपीयू नहीं, तो 3050 Ti उठा लेते हैं। वैसे 3050 और 3050 Ti के अंदर ज्यादा कुछ वेरिएशन होता नहीं है, एंड और भी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जीपीयू वाज नॉट स्पेसिफाइड, तो मैंने जनरेशन के हिसाब से एक मॉडरेट जीपीयू उठाया है। एंड जो जीपीयू है ना वो एक 4GB का DDR6 टाइप का जीपीयू है विद TGP ऑफ 95 वॉट्स, वो भी मैक्स। एंड रैम देखने को मिलती है 8GB की DDR5 टाइप 4800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड। ऑब्वियसली अपग्रेडेबल है, उसमें कोई सा दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज ये सिंगल चैनल रैम है। इनको डेल वाले ना बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि 2 रैम स्लॉट देते हैं, दोनों को भर देते हैं 4GB की मेमोरी स्टिक से। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन जब 16GB में अपडेट करते हो तो फिर वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो 8GB की सिंगल स्टिक इज अ वेरी गुड ऑप्शन। फिर 512GB की NVMe SSD देखने को मिलती है, जो कि ऑब्वियसली जरूरी है। भाई साहब गेम तेज लोड होगा, मतलब मेरे हिसाब से तो हो गई। अगर बात करिए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इज लाइक 15.6 इंचेस का लैपटॉप है, तो डिस्प्ले भी मेरे हिसाब से गैस 15.6 इंचेस की ही होगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिसको नहीं लगता तो फिर नजर का फर्क है भाई। इसकी जो डिस्प्ले है ना वो है 1080p लेवल 15.6 इंचेस की तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो भी 68% sRGB के साथ। एंड जो ब्राइटनेस है पीक वाली वो है 260 निट्स की। इन वेरी सिंपल टर्म्स गेमिंग हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट क्रिएशन का कुछ काम हो नहीं सकता, बिकॉज कभी मस्टर्ड येलो तुम्हें ब्राइट पिंक भी देख नहीं सकते, नहीं ज्यादा हो गया। लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ली जाए, बिकॉज दुनिया के अंदर परफॉर्मेंस इज द ट्रू लव, मतलब मेरे लिए, तो देखो जो 8GB की रैम है ना वो एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के अंदर। तो 16GB की रैम के साथ डेफिनेटली स्कोर्स बहुत ज्यादा तगड़े देखने को मिलेंगे, एंड नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस में भी मजा आएगा। तो ज्यादा नहीं, Geekbench 5 के अंदर स्कोर के बारे में बात कर ली जाए तो Geekbench 5 के अंदर सिंगल कोर स्कोर निकल के आता है 1659 एंड मल्टी कोर स्कोर निकल के आता है 8342, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़ा है एक i5 12500H के हिसाब से। एंड कंपेयर करें और दूसरे सारे लैपटॉप्स के साथ तो डेफिनेटली डेल एक ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल रहा है। क्या करें, डेल कहता है जलवा है हमारा। अब जरा गेमिंग के बारे में बात कर ली जाए, बिकॉज ये एक RTX GPU के साथ आता है RTX 3050 Ti। अब देखो 3050 और 3050 Ti के अंदर ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, तो जो 3050 वाला वेरिएंट भी लेना चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको जरा GTX 1650 से मत कंपेयर करने लग जाना, दिली ख्वाहिश। अब सबसे पहले गेम के बारे में बात करते हैं, वो है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 1080p लेवल वेरी हाई सेटिंग्स पे 60 FPS देखने को मिलते हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। मतलब 60 FPS हमेशा से एक बेंचमार्क रहा है कोई भी गेम खेलते समय, एंड 60 FPS देखने को मिलते हैं वो भी 1080p लेवल वेरी हाई सेटिंग्स पे, तो कुछ दो राय वाली बात नहीं है। अब डेफिनेटली अगर सेटिंग्स थोड़ी तुम एप्ट करोगे, एक वेरी हाई प्रीसेट के साथ नहीं जाओगे, तो FPS और ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली इसको सिर्फ सेटिंग से ना करना, बिकॉज कितनी बार बोलूं अल्ट्रा प्रीसेट्स या फिर वेरी हाई प्रीसेट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीजों को भी जोड़ देते हैं जो गेम के अंदर बहुत ही कम विजुअल इंपैक्ट डालती है, लेकिन परफॉर्मेंस इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा इग्नोर करना एंड अपने हिसाब से अच्छी सेटिंग्स करना। फिर बात करते हैं हम लोग शैडो ऑफ टॉम राइडर के बारे में। 1080p लेवल पर हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे FPS देखने को मिलते हैं, वो है 52। फिर हम लोग बात करते हैं फार क्राई न्यू डॉन के बारे में। 1080p लेवल अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स पे देखने को मिलते हैं 66 FPS, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं अगर आप एक सेटिंग एंड प्रीसेट को देख के ध्यान में चलो। फिर रेड डेड रिडेम्पशन 2 के बारे में बात करते हैं। ये गेम है 120GB के आसपास, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बड़ा गेम है, एंड डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी चाहिए होती है इसको चलाने के लिए। अगर बात करें हम लोग 1080p रेजोल्यूशन पे विद मीडियम सेटिंग्स, ठीक है, मेरे हिसाब से मीडियम टू हाई सेटिंग्स अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लगाओगे तो बहुत ज्यादा तगड़े FPS आ सकते हैं, बिकॉज 4GB यहाँ पर जो VRAM है ना वो थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है। अगर 6GB VRAM वाला GPU होगा तो RDR2 में और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर FPS की बात करें वो मिलते हैं 40, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बुरे नहीं। और जो लोग चिल्लाते हैं कंसोल लाइक नहीं भाई, FPS अच्छे हैं। फिर बहुत ज्यादा गेम के बारे में ना बात करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं चुपचाप से मेट्रो एक्सोडस के बारे में। एंड जो FPS देखने को मिलते हैं 1080p लेवल अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स रे ट्रेसिंग वगैरह को इनेबल करने के बाद वो है लगभग 40 FPS के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एंड जो कूलिंग एंड टेम्परेचर वगैरह की बात कर लेते हैं गेमिंग के साथ, बिकॉज वो एक ऐसा दिली चीज हो जाती है जब गेम खेलते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली मैंने डेल वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसके पहले वाले की बात करी i7 वेरिएंट की, तो यहाँ पर डेफिनेटली डिसेंटली कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि मेट्रो एक्सोडस जो कि एक हैवी गेम है, RTX वगैरह पे ये रन हो रहा था, को चलाते समय ना जो CPU है उसके जो 4 परफॉर्मेंस कोर है, बिकॉज बताना भूल गया मैं शायद, तो जो i5 12500H है ना ये एक 12 कोर्स का CPU है, एंड जो परफॉर्मेंस कोर है वो है इसके अंदर 4 एंड इसके अंदर है 8 E कोर्स। तो जो परफॉर्मेंस कोर की फ्रीक्वेंसी है वो पहुंच गई थी लगभग 4 GHz, एंड जो एफिशिएंसी कोर
कोर्स थे ना वो लगभग 2.5 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच गए थे, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा है। एंड जो सीपीयू का ओवरऑल टेम्परेचर था वो था लगभग 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोलेबल था। एंड जो हमारे जीपीयू टेम्परेचर थे वो थे लगभग 73 to 74 डिग्री के आसपास सेल्सियस, ठीक है, सब सेल्सियस में बता रहा हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल था। तो डेफिनेटली इस वेरिएंट के अंदर या फिर इस स्पेक्स के साथ तुम्हें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड सॉर्ट ऑफ समथिंग, क्योंकि टेम्परेचर्स काफी ज्यादा कंट्रोल रहने वाले हैं। अब डिजाइन एंड लुक के बारे में बात कर लिया, बिकॉज डेल एक मात्र ऐसी कंपनी है ना जो कि हर सेगमेंट में खेलती है। सस्ते से सस्ते यानी कि 18 से 30 हजार के भी लैपटॉप बनाती है, 1.5 लाख के लैपटॉप बनाती है जो कि प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा तगड़े होते हैं। एंड गेमिंग का ना डेल ने ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है, डेल ने उसको बांट रखा है एलियनवेयर के लिए। लेकिन जब डेल कुछ गेमिंग लैपटॉप निकालता है तो उसमें कुछ कमियां छोड़ ही देता है, कहता है एलियनवेयर वाले भाई साहब सही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लुक्स है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। एंड डेफिनेटली इसका भी लुक बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, एक बहुत ज्यादा थिक रेक्टेंगुलर सा लैपटॉप देखने को मिल जाता है। एंड जो लैपटॉप का वेट है ना वो है लगभग 2.6 किलो, तो मतलब बॉडी वगैरह अच्छी बन सकती है इससे, कोशिश करो बनेगी, जिम में नहीं जाते ना गेमर लोग। एंड इसी वजह से मुझे इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा मोटा है जिस वजह से कूलिंग भी इसके अंदर काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिल जाती है। अब जैसे बैटरी के बारे में बात कर लें, बिकॉज बैटरी के अंदर मुझे तो इस लैपटॉप के अंदर ध्यान दी हुई बातें नहीं लगती, क्योंकि एक्चुअली ना जो बैटरी इसके अंदर देखने को मिलती है वो है 56 वॉट आवर्स की। अब लगा लो हिसाब 56 वॉट आवर्स इतनी तगड़े प्रोसेसर के साथ एंड जीपीयू के साथ कैसा हिसाब बैठाएगा। एंड एक और ये भी बात आ जाती है कि अपग्रेड करोगे आगे तो उधर भी पावर जाएगी। अपग्रेड से आ जाते हैं हम लोग अपग्रेडेबिलिटी पे, तो इस लैपटॉप की जो रैम है ना वो जा सकती है 32 GB तक, जो कि बहुत बढ़िया है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। एंड एक M2 का स्लॉट देखने को मिलता है, तो SSD भी अपग्रेड हो सकती है लगभग 2 TB के आसपास। तो अगर हम बात करें ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में, देखो फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग मुझे डेल एज अ ब्रांड इन टर्म्स ऑफ गेमिंग उतना कुछ खास लगा नहीं। कुछ लैपटॉप्स ये लोग अच्छे निकालते थे, जैसे एक टाइम पे इनका था डेल G5 SE जिसके अंदर इन्होंने एक AMD का GPU दिया था और उसकी टक्कर करवा दी थी इन्होंने HP Omen 16 से। वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा तगड़ा लैपटॉप था, परफॉर्मेंस बहुत निकालता था, लेकिन डेल ऑन देयर पार्ट कूलिंग बहुत ही ज्यादा डिसेंट थी या फिर कहूं एवरेज थी। लेकिन ये लैपटॉप ना जेन्युइनली डेल ने बहुत ही ज्यादा तगड़ा बनाया है, पूरी परफॉर्मेंस निकाल रहा है एंड अच्छे कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एसी कंट्रोल रूम वगैरह हो ना तो ये बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच पहुंच जाएगा। तो अगर इन एंड कंक्लूजन के बारे में बात करें तो ये गेमिंग लैपटॉप है, ठीक है, तो बैटरी से अगर तुम्हें ज्यादा मतलब नहीं है, जो कि होना भी नहीं चाहिए, एंड डिस्प्ले से भी काम चला सकते हो, गेमिंग लैपटॉप है भाई साहब, एंड वजन वगैरह भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, इसके थोड़े बहुत ऐसा प्रोज एंड कॉन्स को झेल सकते हो, टू बी वेरी स्पेसिफिक कॉन्स वगैरह को झेल सकते हो, तो डेफिनेटली ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तगड़ी चॉइस है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 70 से 80 हजार के बीच आने की 75,000, 77, 74,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड टू बी वेरी रिकमेंडेड 16GB वाला वेरिएंट लोगे तो और ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, FPS और ज्यादा बूस्टेड देखने को मिलेंगे RDR2 जैसे गेम्स में या फिर हैवी गेम्स में। एंड डेफिनेटली ये जो रैम का अंतर ना ये तगड़ा फर्क दिखाता है, लगभग 10 से 15 FPS के आसपास कभी कभी। तो 16GB वाला वेरिएंट लो एंड गेमिंग करो। तो बस यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो ऐसा सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। मैं मिलता हूं तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। मतलब सब्सक्राइब करो भाई, चैनल पे जाओ, अन्य वीडियोस को चेकआउट करो, तब भी मन ना करे फिर भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखो। बाय। अब मैं चला RDR2 टाइम पास के लिए नहीं, कंटेंट बनाना।